वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज के अंदर इन्फ्लेशन। द चैप्टर इज इन्फ्लेशन। दिस इज द 8th वीडियो। इसके अंदर इकोनॉमी के अंदर ये 8th वीडियो है। राइट, हमने अभी तक 7 वीडियोस कर लिए हैं, ये 8th है। इसके अंदर हम आज देखने वाले हैं इन्फ्लेशन। एंड इन्फ्लेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बिकॉज इसके अंदर क्या है, फैक्ट्स डोंट मैटर। फैक्ट्स मतलब जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फैक्ट्स डोंट मैटर। राइट, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे उनका नेचर ऐसा है कि वो क्वेश्चन सारे के सारे कंसेप्चुअल बनाए गए। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ही कंसेप्चुअल बनाए गए, ऑलमोस्ट 99%। एक दो क्वेश्चन ही है जो फैक्ट बेस्ड हो सकता है, अदरवाइज ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर फैक्चुअल कंसेप्चुअल। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर। राइट, इस चैप्टर को आपने एक बार समझ लिया, अब इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप इजीली कर सकते हैं। दैट इज द बेस, द ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, कि एक बार आपने चीजें समझ ली, अब आपको समझने की जरूरत नहीं है, अब क्वेश्चंस आएंगे आप उसको करते चले जाएंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में ये होता है कि आपको फैक्ट्स रटते रहने होते हैं, रिवाइज करते रहना होता है, क्योंकि आप भूलते भी रहेंगे, क्योंकि वो चीजें कनेक्टेड नहीं होती, रैंडम थिंग्स होती हैं, तो उनको रिवाइज करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ये चैप्टर है हमारा इन्फ्लेशन। एंड बिफोर वी स्टार्ट, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चीज जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग बार बार देखते हैं हमें हमारे रेगुलर व्यूअरशिप में, तो दिस नॉट अ बिग डील। ठीक है, सो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जो पूरा लास्ट 10 ईयर्स का अगर आप क्वेश्चंस देखो तो उसमें से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पोर्शन है। दिस वन इज इंडियन एग्रीकल्चर, और इसके अंदर भी जो ये वाला पार्ट है, सॉरी इंडियन इकोनॉमी नॉट एग्रीकल्चर, और ये वाला पार्ट जो है, बड़ा सा पार्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये एग्रीकल्चर का है। ठीक है, एग्रीकल्चर का। सो एग्रीकल्चर का यहाँ बड़ा बहुत बड़ा रोल है, एक्सटर्नल सेक्टर का यहाँ बहुत बड़ा रोल है। पर एक्सटर्नल सेक्टर में जाने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझने थे। दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड दीज बेसिक थिंग्स, और यहाँ पे हम इन्फ्लेशन पे पहुंचे हुए हैं। राइट, पेमेंट्स इकोसिस्टम पे अभी जाएंगे, बैंकिंग रेगुलेशन, ये काफी सारा चीज हमने कवर कर लिया है। इन्फ्लेशन पे जाएंगे, फिस्कल पॉलिसी आएगा, देन विल गो टू द एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि उसमें चीजों को समझना प्रॉपरली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो इसलिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, कुछ फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन होते हैं। सो दैट इज दैट। राइट, ये फिर अगेन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखें अगर ब्रॉडली, तो ये पार्ट है उसका, जो कि मैं बार बार बता चुका हूँ। एक्सटर्नल सेक्टर, ये मनी एंड बैंकिंग का ये पूरा पार्ट है, एक्सटर्नल सेक्टर है। देन कम्स फाइनेंशियल मार्केट। यहाँ पे एग्रीकल्चर एक बड़ा पार्ट है, बाकी के अंदर सब कुछ आ जाता है, छोटे छोटे चीज़ें हैं। लेबर एम्प्लॉयमेंट है, सोशल सिक्योरिटी है, इक्वालिटी, क्वालिटी एंड स्टैंडर्डाइजेशन, डिजिटाइजेशन वगैरह वगैरह सब कुछ आ जाएगा इसी के अंदर। प्लानिंग से अब क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, क्योंकि प्लानिंग कमीशन ही ऑब्सोलीट हो चुका है, सो क्वेश्चंस भी नहीं आते। सो विद दिस वी आर हेयर इन फ्रंट ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं कि क्या कहता है। 2021 में पूछा गया है। एक और चीज मैंने यहाँ पे मैं बार बार बता दूं कि इस साल का 2025 का जो पेपर है हमने वो नहीं किया है अभी तक, क्योंकि इस बार मुझे ऐसा लगा कि पहले हमें ये सारे क्वेश्चंस करने चाहिए, देन विल गो टू द 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, ताकि हमें ये समझ में एक बार आए कि अगर इन सबको अगर हमने रिवाइज किया तो क्या हम 25 का पेपर कर सकते हैं इजिली, या हमें डिफिकल्टी होगी। राइट, इसलिए इस बार हमने, अदरवाइज मैं पहले ही वहीं से स्टार्ट करता था पीछे की तरफ, पर इस बार हमने ऐसा रखा है कि ये सारे क्वेश्चंस यानी कि सारे चैप्टर्स करने के बाद हम ये समझना चाहते हैं, मैं पर्सनली ये समझना चाहता हूँ कि अगर मैंने ये सारा कुछ पहले किया होता, उसके बाद मैं 2025 का पेपर देखता, तो मैं कितने क्वेश्चन कर पाता। राइट, ये पॉइंट है, वही पॉइंट, वही चीज आपको भी दिखेगी। राइट, सो उसको हम लास्ट में करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, with reference to Indian economy, demand pull inflation, ठीक है, can be caused increased by which of the following, can be caused and increased by which of the following, demand pull inflation। अब देखो, इन्फ्लेशन कभी भी होगा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई, यानी कि जो चीज कल को 10 रुपए में मिल रही थी आज 20 रुपए में मिलने लगी, दैट इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो ये कि डिमांड बढ़ जाए किसी चीज की, है ना, जैसे अभी अभी एग्जाम्स हुए हैं स्कूल्स में और उनका रिजल्ट आया है, तो सडनली नोटबुक्स, स्टेशनरी, बुक्स, इन सब की सेल लगी हुई है, मतलब हर कोई खरीद रहा है, क्योंकि नया सेशन सारे बच्चों का हो रहा है। राइट, तो ऑब्वियसली चीजों की अभी सेल बढ़ेगी तो उसका डिमांड बढ़ेगी, तो उसका उसमें इन्फ्लेशन आ सकता है, वो थोड़ी महंगी मिल सकती है, तो उसको कहते हैं डिमांड पुल। और दूसरा हो सकता है कि सप्लाई ही कम हो जाए, जैसे गैस सिलेंडर। ठीक है,
जैसे कि गैस सिलेंडर का सप्लाई कम हो गया तो उससे क्या हुआ कि एलपीजी ब्लैक में मिलने लगा, तो जिनके पास नहीं है वो ब्लैक में 500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देकर के पर सिलेंडर खरीदेंगे, राइट। अभी तो मिल रहा है सबको प्रॉपर्ली, देयर इज नो डिफिकल्टी देयर, पर इट्स एन एग्जांपल कि अगर गैस सिलेंडर का दाम कम हो जाए, सॉरी कम नहीं, गैस सिलेंडर मिलना कम हो जाए तो लोगों को एक्स्ट्रा देकर के खरीदना पड़ेगा, लोग दूसरे ऑप्शंस भी ढूंढ सकते हैं, जैसे कि इंडक्शन पे जा सकते हैं, ठीक है, फिर इंडक्शन की प्राइस बढ़ेगी, राइट। सो दैट इज सप्लाई पुश डिमांड पुल, राइट। सो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में जो है वो किससे बढ़ सकता है या किसके कारण हो सकता है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है कि हम इंटरेस्ट रेट्स जो है वो कम करते हैं और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है, ठीक है, ध्यान से समझिए। जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है तो इंटरेस्ट रेट हम कम करते हैं और मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ जाता है, ठीक है। जब बढ़ जाएगा तो मार्केट में ज्यादा पैसा है, लोगों के पास ज्यादा पैसा है, तो डिमांड बढ़ेगी चीजों की, सो डिमांड पुल, सो ऑब्वियसली इससे डिमांड पुल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब होता है कि सरकार पैसा मार्केट में पुश करे, ठीक है, बैंक्स को पैसा दे, मार्केट में दे, तो इसको कहते हैं फिस्कल स्टिमुलस, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। तो उससे भी इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि पैसा आएगा मार्केट में। देखो डिमांड, इन्फ्लेशन का सीधा मतलब है, इन्फ्लेशन का मतलब ही ट्रांसलेशन होता है, इसका मतलब मोर मनी। इकोनॉमिक टर्म्स में देखें, इकोनॉमिक टर्म्स में तो इन्फ्लेशन का ट्रांसलेशन ही होता है मोर मनी, ज्यादा पैसा इन्फ्लेशन, कम पैसा इन्फ्लेशन कम रहेगा। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस का मतलब क्या है कि आपको जो भत्ता मिलता है, जो डेली का आपको जो मिलता है, आपकी जो क्या कहते हैं उसको हिंदी में, दिहाड़ी, जो भी है, वो अगर मिलता है आपको, तो उसको अगर इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिया जाए, इसका मतलब कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है आपका भत्ता भी बढ़े, राइट। सो क्या इससे होगा? ये देखने से लग सकता है कि इससे होगा, बट द पॉइंट इज कि दिस इज नॉट पुशिंग डिमांड, दिस इज एक्चुअली आफ्टर इन्फ्लेशन इफेक्ट। इन्फ्लेशन जब हो जाता है उसके बाद हम वेजेस बढ़ा देते हैं, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग। जो डीए है, डियरनेस अलाउंस है, दैट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग, ठीक है, एक्चुअली में। सो ये बाद का इफेक्ट है, वो उसको कवर अप करने के लिए, नॉट कि इससे डिमांड बढ़ेगा। हाँ, लेकिन एक बार आपने बहुत सारे लोगों को एरियर दे दिया एक साथ, ठीक है, 1 साल का 2 साल का एरियर रख के डीए का, वो अगर दे दिया और इंडिया के सारे कर्मचारियों को, जितने लोग काम करते हैं सॉरी, सबको दे दिया, तो ऑब्वियसली थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, क्योंकि सबके पास पैसा है, सब लोग कुछ ना कुछ खरीदना चाहेंगे, और बिकॉज ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कम इन द सेम क्लास, इकोनॉमिक क्लास की अगर बात करें, तो सबके सब उसी में आएंगे, तो उस केस में इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, राइट। बट दैट इज नॉट द केस, डीए हम नॉर्मल केस में देखें, सो दिस विल नॉट कॉज हायर परचेजिंग पावर। ऑब्वियसली अगर हायर परचेजिंग पावर है तो उससे डिमांड बढ़ेगा, सो 4 शुड बी देयर। 5 राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स। ये तो उल्टा हो गया ना, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का उल्टा हो गया कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट, ये हो गया कि कंट्रैक्शनरी पॉलिसी हो गई, इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, कंट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो एक हो, अगर 1 जहां पे होगा वहां पे 5 नहीं हो सकता, या फिर 5 होगा तो 1 नहीं हो सकता। तो हमने पहले स्टैब्लिश कर लिया है कि 1 इज द राइट ऑप्शन, तो 5 नहीं हो सकता। तो जहां जहां 5 है उसको काट दीजिए और आपका आंसर एक ही बार में 1 to 4 आ गया, ठीक है, 1 to 4 आ गया, 3 तो नहीं होगा, 1 to 4 आ गया, ठीक है। सो दिस वाज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इसके अंदर आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी, एंड आई लव पर्सनली सच क्वेश्चंस जहां पे कुछ भी याद ना करना पड़े, जस्ट यूज योर लॉजिक एंड आंसर दिस, आंसर सच क्वेश्चंस। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाने चाहिए, मेजॉरिटी क्वेश्चन लाइक 90 क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए, एटलीस्ट 80 क्वेश्चन होने चाहिए, ताकि लोग 70-75 करीब सही कर लें और इजिली बढ़िया स्कोर कर सकें। पर अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। आई आई पर्सनली फील कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है, ठीक है, वो है लॉजिकल कंक्लूजन, आई मीन कल्मिनेशन ऑफ, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है हमारा, जो मॉडर्निटी है, ठीक है, मॉडर्न वर्ल्ड जो है, दैट इज अ कल्मिनेशन ऑफ रैशनैलिटी, एंड लॉजिक, ठीक है, जिसको हम एक साथ में रीजनिंग भी कह सकते हैं, रीजनिंग भी कह सकते हैं,
ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी, रीजनिंग का मतलब कि वन थिंग फॉलोज सेकंड, सेकंड थिंग फॉलोज फोर्थ, थर्ड, थर्ड थिंग फॉलोज फोर्थ, तो उसको फॉलो करके आप फिर आंसर बताइए, दैट इज रीजनिंग. रैशनैलिटी एंड लॉजिक, इवन द आर स्टेट इज द कल्मिनेशन ऑफ रैशनैलिटी एंड लॉजिक, यहीं से आता है. पर आप देखो तो जब इसी स्टेट के अंदर स्टेट के जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उसको हायर करने के लिए जो एग्जाम्स लेते हैं दैट इज मेमोरी बेस्ड. ठीक है, और एक सीसेट जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसके लिए भी बहुत सारे लोग रोते चिल्लाते रहते हैं कि सीसेट को इतना टफ क्यों कर दिया, सीसेट को इतना टफ क्यों कर दिया. आई पर्सनली फील कि सीसेट का जो रोल है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको स्कोरिंग पेपर बनाओ, ताकि जो लोग सीसेट में अच्छा कर सकते हैं दे विल डू देयर बेटर, और बाकी जो लोग जीएस में अच्छा कर सकते हैं वहां कर लेंगे. दोनों, हमें बहुत सारे वैरायटी के लोग मिलेंगे जो सीसेट में भी अच्छा कर सकते हैं, जो जीएस में अच्छा कर सकते हैं. अभी क्या है, जितने रट्टू लोग हैं उनको एक एज मिल रहा है. दैट इज रॉन्ग अप्रोच, आई वुड से. माय पर्सनल फीलिंग इज दिस. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पे. Question says, which among the following steps is most likely to be taken at the time of an economic recession? Economic recession का मतलब क्या है कि recession कब होता है, जब डिमांड आपकी कम हो जाए. ठीक है, डिमांड कम हो जाए. When demand comes down, that is recession, right? So अब क्या है इसमें कि हम which of the following steps is most likely to be taken at the time of recession? जब recession है तो आप क्या steps ले सकते हैं? Cut in tax rates accompanied by increase in interest rate. कट इन टैक्स रेट यानी जब टैक्स रेट आप कम करेंगे तो लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा, राइट? ज्यादा पैसा बचेगा एंड एट द सेम टाइम इंटरेस्ट रेट आपने बढ़ा दिया, तो ये उल्टा हो गया, दोनों मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, राइट? कि आपने एक तो टैक्स रेट कम कर दिया, नाउ पीपल हैव मोर मनी इन देयर पॉकेट, या फिर बिजनेस के पास ज्यादा पैसा है फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपने टैक्स रेट कम कर दिया. ठीक है, सेम टाइम इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दिया, तो मार्केट में क्या पैसे की कमी हो जाएगी, तो ये क्लैश हो जाएगा. दिस इज क्लैशिंग. ठीक है, सो ये क्लैश हो जाएगा. सो फर्स्ट कैन नॉट बी द आंसर, राइट? सेकंड कहता है इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर. सो अगर आपने एक्सपेंडिचर बढ़ाए, अब देखो यहाँ पे डिमांड अगर कम हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि गवर्नमेंट्स क्या कर सकती है, मनी पुश कर सकती है इसमें. ठीक है, गवर्नमेंट मनी पुश कर सकती है मार्केट में, फिस्कल स्टिमुलस कह सकते हैं. ठीक है, ये सब काम कर सकती है. बैंक्स का रिकैपिटलाइजेशन किया जा सकता है अगर बैंक्स फेल हो रहे हैं तो, राइट? ये सब चीजें की जा सकती है टू जस्ट पुश द मनी इन द मार्केट, ताकि जब लोगों के पास मनी आएगी, पैसा आएगा, तो लोग उससे खरीदेंगे, परचेजिंग होगी. परचेजिंग होगी तो फिर डिमांड बढ़ेगी, और यही तो हमें करना था, क्योंकि डिमांड कम आ गया था, हमें डिमांड बढ़ाना था. बस हो गया, गाड़ी चल चुकी है. एक बार गाड़ी चल चुकी तो अब चलती रहेगी. ठीक है, डिमांड आता रहेगा, सप्लाई होता रहेगा, डिमांड आता रहेगा, सप्लाई होता रहेगा, इकोनॉमिक इंजन विल कीप ऑन मूविंग, राइट? सो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स साउंड्स गुड. बाकी देखते हैं. इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, टैक्स रेट आप बढ़ा करके रिसेशन कम नहीं कर सकते. टैक्स रेट आप बढ़ाओगे, लोगों के पास और भी पैसा कम हो जाएगा. ठीक है, सो दैट इज कम accompanied by रिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट रेट. ये उल्टा कर दिया इसका. ठीक है, जब ये गलत है तो ये भी गलत है, क्योंकि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो ये दोनों भी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, राइट? सो सी इज ऑल्सो रॉन्ग, राइट? अब बचता है रिडक्शन इन एक्सपेंडिचर. अब रिडक्शन, ये इसका उल्टा हो गया. सो अब जब रिडक्शन कर दोगे प्रोजेक्ट्स पे, अगर सरकार पैसा नहीं खर्च करेगी, ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, मार्केट में लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, खर्च करने के लिए, बिजनेसेस के पास जो सप्लाई है वो स्टॉक पड़ा हुआ है, वो बिक नहीं रहा, मार्केट में पुश नहीं हो पा रहा है. हाउ विल यू मूव द इंजन? गवर्नमेंट हैज टू टेक इन, गवर्नमेंट हैज टू इंटरफेयर. और इसी को कहते हैं कि जॉन मेनार्ड केनीज ने यही आइडिया दिया था कि व्हेन देयर इज एन रिसेशन, तो उसके बाद गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन. ठीक है, गवर्नमेंट को इंटरवीन करके डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी, बजट डेफिसिट में जाना पड़ेगा, पैसा ले करके, नहीं है तो पैसा प्रिंट करके लोगों को देना पड़ेगा, नॉट डायरेक्टली इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, मार्केट में देना पड़ेगा ताकि बिजनेस हो, ग्रो कर सके. ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. आई होप ये क्लियर है. ठीक, नेक्स्ट है, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effect? Most inflationary in its effect, right? क्या है? रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, यानी कि पब्लिक से आपने पैसा ले रखा है, गवर्नमेंट की बात हो रही है, पब्लिक से आपने, और ये 2021 का है. सो ये सारे यूपीएससी क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है.
पब्लिक से आपने पैसा ले रखा है, पब्लिक को आपने बॉन्ड दे रखा है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स पब्लिक ने ले रखा है या फिर बैंक ने ले रखा है, तो अभी उसने क्या आपको पैसे दिए हैं कि मान लीजिए कि ये पब्लिक है आपकी, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, तो पब्लिक ने गवर्नमेंट को मनी दिया, कैश दिया, जो भी है फंड दिया, और गवर्नमेंट ने इनको बॉन्ड्स दिए कि भैया ये लो बॉन्ड्स, ठीक है। जब आप रीपेमेंट करोगे बॉन्ड्स, यानी कि ये वाला पैसा जब इनको लौटाओगे, तो पब्लिक के पास पैसा आएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। पर क्या पूछा है, मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट, इसका मतलब सबसे ही ऑलमोस्ट इन्फ्लेशन होगा, पर सबसे ज्यादा किससे होगा? दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है, आई लव सच क्वेश्चंस। देन है नेक्स्ट है कि बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। अब आपके पास बजट डेफिसिट है, करना है, यानी आपके पास पैसा है नहीं रेवेन्यू में, पर आप पब्लिक से बोरो कर रहे हैं, यानी बैंक से बोरो करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक से, पब्लिक के मतलब कि डायरेक्टली पब्लिक से नहीं, बैंक से बोरो करते हैं, ठीक है। सो बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, आपने पब्लिक से लिया और आपने वहां पे पैसा खर्चा किया, दैट विल इन्फ्लेशन, लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। सो अगेन ये भी सही है, ये भी सही है। बोरोइंग फ्रॉम द बैंक्स टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, ये भी सही है, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, नाउ दिस इज समथिंग एल्स, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू मनी यानी कि प्रिंटिंग, आप मनी प्रिंट करने जा रहे हैं। जब आप मनी प्रिंट करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने तो मनी प्रिंट करी इमीडिएटली, क्योंकि उस मनी के बदले यहां पे जो आपने मनी यहां से लोन लिया है, यहां से लोन लिया है, वो मनी ऑलरेडी पब्लिक के पास या तो बैंक के पास थी, आपने लिया और फिर से उसको सर्कुलेशन में डाल दिया, तो इन्फ्लेशन होगा बट टू सम एक्सटेंट। ये तो आपने बिल्कुल नई मनी को ही सब मार्केट में पुश कर दिया, जिसके अगेंस्ट सप्लाई आपके पास है ही नहीं। इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है कि आपके पास पैसा है, सप्लाई नहीं है, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई नहीं होने की वजह से डिमांड बढ़ेगा और आपके उसको फुलफिल करने के लिए डू नॉट हैव द सप्लाई। तो पैसा तो आपके पास है पर आप खरीद नहीं पा रहे हैं, सो दैट विल लीड टू इन्फ्लेशन। सो यहां पे प्रिंटिंग मनी जो है, ये होगा सबसे ज्यादा इसमें इन्फ्लेशनरी, इन चारों में, ये चारों ही इन्फ्लेशनरी है, पर जो डी है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है बाकी तीन से, सो डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। यहां पूछा है कि कौन सा गलत है, CDS 21 में पूछा गया है। रियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, चार चीजें हैं, रियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी अगेन। अब देखिए क्या पूछ रहा है, रियल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स ऑफ अ डिफरेंट ईयर्स एट कॉमन प्राइस। रियल जीडीपी कैसे निकालते हैं कि एक पर्टिकुलर ईयर है, मतलब कांस्टेंट प्राइस पे निकालते हैं, यहाँ पे कॉमन प्राइस लिख दिया है, उसी को कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं, ठीक है। वर्ड्स के साथ खेला जा रहा है आपके साथ, यू हैव टू बी केयरफुल। सो जो कॉमन प्राइस है वही बेस ईयर है, जो कॉमन प्राइस है यहाँ पे वही बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है। सो अभी जीडीपी का बेस ईयर भी चेंज हो गया, यू गाइस शुड नो कि अभी 2022-23 नया बेस ईयर हो गया है, ठीक है। जीडीपी का, आईआईपी का, ठीक है, ये जीडीपी का है, आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका भी सेम बेस ईयर है। सीपीआई का 2024 है बेस ईयर, और डब्ल्यूपीआई का देयर इज नो चेंज, ठीक है। इन कुछ बातों का ध्यान रखना। जीडीपी का बेस ईयर अगेन 2022-23 हो गया है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी 22-23 है, सीपीआई का 24 है, लेकिन डब्ल्यूपीआई देयर इज नो चेंज इन डब्ल्यूपीआई का बेस ईयर सेम है। सो कॉमन प्राइस का मतलब कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस वो बेस ईयर का प्राइस है। सो रियल जीडीपी हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पोटेंशियल जीडीपी, पोटेंशियल जीडीपी का मतलब है कि अगर सब कुछ सही सही चले, ठीक है, सारे फैक्ट्रीज जो हैं वो अपना फुल पोटेंशियल पे काम करे, लोग फुल पोटेंशियल पे काम करे, वो भी बीमार नहीं हो रहे हैं, बढ़िया एकदम 8-8 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हैं, कोई चाय खनी नहीं खा रहा बीच में, अब जस्ट सेइंग चाय खनी ऑब्वियसली वो काउंट नहीं होता, पर द पॉइंट इज कि हर चीज अगर अपने फुल पोटेंशियल पे काम करे तो जीडीपी जो पहुंचेगी वो पोटेंशियल जीडीपी होगी, सिंपल। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी इज कैलकुलेटेड बाय वैल्यूइंग आउटपुट्स डिफरेंट ईयर एट कांस्टेंट, नहीं, नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होता है, ठीक है। अभी क्या प्राइस है, इन्फ्लेशन इसमें काउंटेड होता है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऑलरेडी इन्वॉल्व होता है, सो ये वाला जो पॉइंट है वो गलत हो गया, क्योंकि वही हमसे पूछा है रियल जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा तो लोगों से डिवाइड कर दो पॉपुलेशन से, तो रियल जीडीपी आ जाएगा। सो दिस इज करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, दैट्स व्हाई सी इज द आंसर।
right? I hope this is clear. Next है, given below are two statements, one is labeled as assertion, other reason. The government faces a tough time tackling the bottleneck inflation. Bottleneck inflation की बात हो रही है. The situation is due to deficiencies existing in the economy such as supply bottleneck and inefficient distribution. अब bottleneck inflation क्या है? Bottleneck inflation है कि मान लो कि स्टोरेज में सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर्स रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे 1 लाख सिलेंडर्स रखे हुए हैं. बिकॉज ऑफ सम रीजन ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है. ये जो सिलेंडर्स है डिस्ट्रीब्यूटर्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो क्या होगा, जहां भी लोकल गैस जो लोग खरीद रहे हैं जहां पे गैस, वहां पे तो पहुंचेगा नहीं. ठीक है, मान लो जिस ब्रिज से जा रहा था ब्रिज टूट गई, नहीं पहुंचेगा, 2-4-10 दिन 1 महीना लग सकता है. ठीक है, फिर दूसरे रूट से जाएगा, दैट विल टेक एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा खर्चा भी होगा, तो गैस का ऑब्वियसली प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रक का खर्चा बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो लोग, और लेट से पहुंचेगा, डिमांड बढ़ेगी, अपने आप सप्लाई डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, लोग उसको महंगे में बेचेंगे, ब्लैक से भी बेचेंगे. दैट इज बॉटलनेक इन्फ्लेशन, कि चीजें सही से पहुंच नहीं पा रही टाइम से, दैट क्रिएट्स ए बॉटलनेक. बॉटलनेक का मतलब क्या है कि ये एक बॉटल है, मैं थोड़ा इसको ठीक से बनाऊं. बॉटलनेक का मतलब क्या होता है, ये इतना बड़ा स्टोरेज है और ये छोटा सा आउटपुट है, ठीक है, आउटलेट है. अब इससे चीजें बहुत स्लो निकल पा रही हैं, दैट क्रिएट्स बॉटलनेक. ठीक है, तो यहाँ पे जो रास्ता टूट गया या खराब हो गया जो भी है, इसकी वजह से सप्लाई में बॉटलनेक हो गया, दैट विल क्रिएट बॉटलनेक इन्फ्लेशन. और उसकी वजह से सप्लाई बॉटलनेक, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब उसका रीजन है. तो ऑब्वियसली रीजन है तो ए हो गया इसका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट है, which among the following is not a major factor of economic growth? Not a major factor of economic growth. Accumulation of capital and reforms in technology. अगर आप कैपिटल accumulate करते हैं, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते हैं, सो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगी. चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन चेंज मतलब नंबर्स इंक्रीज हो सकते हैं, उनका इकोनॉमिक स्किल लेवल चेंज हो सकता है, क्योंकि चेंज इन पॉपुलेशन बोला है तो ह्यूमन कैपिटल है. ओके, डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज. हाँ, अगर लोग स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज मतलब लोग ज्यादा स्पेशलाइज्ड हो रहे हैं, मतलब लोगों की जो स्किल्स है वो ज्यादा शार्प हो रही है, लोग एक ही काम बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, सो उससे बढ़ेगा. टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स भी असर डालते हैं. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि टेक्नोक्रेट्स एंड ब्यूरोक्रेट्स, बट दे आर नॉट डायरेक्टली लिंक्ड, दे आर सेकेंड लेयर पे आएंगे, सेकेंड लेयर पे ये इफेक्ट डालेंगे. सो इसलिए इसका मेजर पूछा है, मेजर फैक्टर, सो दिस विल नॉट बी अ मेजर फैक्टर, राइट. आई थिंक दिस वन इज आल्सो क्लियर. नेक्स्ट है, ये क्या हो गया, स्क्रीनशॉट, जस्ट अ सेकेंड, इसका क्या करना है. चलो, हाँ, कभी कभी ऐसे शॉक दे देता है. ओके, so the increase in private investment spending, okay, अगला next question है, the increase in private investment spending induced by the increase in government spending is known as. ये बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पे खेल रहे हैं, यूपीपीसीएस का ये डेफिनेशन ही पूछेंगे. सो इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ गया है, इंड्यूस्ड बाय द इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग. और ये इसके रीजन क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी बढ़ा है. ठीक है, तो इसको कहते हैं क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट. देखो, क्राउडिंग इन तब होगा जब पब्लिक, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स है वो इंक्रीज हो जाए तो क्राउडिंग इन होगा. वही प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है डिक्रीज हो जाए तो ये क्राउडिंग आउट हो जाएगा. ठीक है, क्राउडिंग आउट समझो ध्यान से. सीन क्या होता है कि गवर्नमेंट दो तरीके से पैसे खर्च कर सकती है. एक तो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है. ठीक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करे, पर वो करे रोड्स पे. ठीक है, रोड्स पे, बिल्डिंग्स पे, ब्रिजेस पे, रेलवे नेटवर्क पे, हाईवे नेटवर्क पे. ठीक है, एयरक्राफ्ट मतलब एयरवेज पे, जो भी है, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन पे खर्च करे. तो ये जब खर्च करती है सरकार,
तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। सपोज इतना सारा खर्चा अगर किसी स्टेट में हो जाए तो ऑब्वियसली वहां पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि इनको ये सारी चीजें मिल रही है। सो इससे क्या है कि हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बुला ले रहे हैं। सो दिस इज क्राउडिंग इन, क्राउडिंग इन हम बुला रहे हैं। दूसरे केस में क्या है कि गवर्नमेंट बैंक से पैसा लेके खर्च करे, ठीक है, और मतलब गवर्नमेंट सरकार पैसा ले बैंक से और लोन ले करके और दूसरी चीजों पे खर्च करे, जैसे कि स्कीम कहीं पे खर्च कर दिया जिससे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा, तो उससे क्या होगा कि बैंक्स के पास जो पैसा था जो ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ले सकते थे वो सरकार ने ले लिया, तो अब कंपटीशन हो गया तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, इनके लिए लोन लेना मुश्किल हो जाएगा प्राइवेट एंटिटीज के लिए, और ये लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज क्राउडिंग आउट, वो बाहर निकल जाएंगे बेचारे। ठीक है, सो क्राउडिंग इन क्राउडिंग आउट, और इसका आंसर हो जाएगा क्राउडिंग इन, राइट। आई होप कि ये सही है, मतलब क्लियर है। The excess of total expenditure of government over its total receipt excluding borrowing is known as, ठीक है, क्या है इसमें से? तो excess of total expenditure of government over its total receipts, expenditure minus receipts minus borrowing, this is fiscal deficit। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, यानी कि जो बोरोइंग नहीं है, यानी इससे क्या है कि हमें ये पता चलता है कि फिजिकल डेफिसिट से कि कितना बोरो करना है सरकार को, यही पता चलता है। सो इन दैट केस दिस इज फिजिकल डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट तो रेवेन्यू डेफिसिट, मतलब कि प्राइमरी डेफिसिट से पता क्या चलता है कि सरकार नॉन कैपिटल क्रिएशन में, ठीक है, जो डे टू डे बिजनेस है सरकार का उसको चलाने के लिए कितना खर्च कर रही है, राइट, दैट इज प्राइमरी डेफिसिट। करंट डेफिसिट जैसे कोई चीज नहीं होती, कैपिटल डेफिसिट ये सब बेकार की चीज है। Which one of the following is a typical example of monopolistic competition? रिटेल, अब ये बड़ा ही डेफिनेशन बेस्ड अगेन से यूपीएससी वाला, यूपी पीसीएस के स्टेट वाले में पता नहीं ये लोग क्वेश्चन का लेवल ऐसा क्यों कर देते हैं, डेफिनेशन पे ही उतर आते हैं बिल्कुल, मतलब कॉन्सेप्ट सारे छोड़ के सीधे डेफिनेशन पे आ जाओ, ये क्या है वो क्या है। Which one of the following is a typical example of monopolistic competition? Monopolistic competition पूछ रहा है, इसका मतलब है कि एक मोनोपोली है प्लस कंपटीशन भी है, ठीक है। रिटेल वेजिटेबल मार्केट में कोई मोनोपोली नहीं होती किसी की। मार्केट ऑफ और सोप्स, इंडियन रेलवेज, यहां तो मोनोपोली ही है, यहां कोई कंपटीशन ही नहीं है। लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, लेबर मार्केट फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, यहां पे किसकी मोनोपोली है? ये तो उल्टा हो गया, यहाँ पे तो किसी की मोनोपोली ही नहीं है। सो पर अब कैसे होगा मार्केट फॉर सोप्स? तो इसमें कहता है कि डिफरेंट, एक मार्केट में अलग अलग सोप की वेराइटीज हैं और सबके कंज्यूमर्स भी फिक्स्ड हैं कि ये वाले कंज्यूमर डोव खरीदेंगे, ये वाले कंज्यूमर निरमा से नहाएगी, ये वाले कंज्यूमर रिन बार से नहाएगी, ठीक है। सो इन दैट केस वो सबके अपने अपने कंज्यूमर्स जो है वो ऑलमोस्ट फिक्स्ड है एंड उसी में ये कंपटीशन कर रहे हैं। सो दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो दैट इज इट, बी। नेक्स्ट है, फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज मनी इट नीड्स टू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। किसी भी चीज को मनी रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? एक्ट एज एन इंटरमीडिएट ऑफ द एक्सचेंज प्रोसेस, ऑब्वियसली हमें एक्सचेंज करना है वैल्यूज, तो उसके पीछे मनी होता है कि सपोज आपसे कोई चीज मुझे चाहिए जो कि 2 रुपए की है, 2 आने की है, पर मैं जो दे रहा हूँ सपोज 10 रुपए की है, तो बाकी 9 रुपया 98 पैसा जो है वो आप मुझे दोगे तभी फिर इक्वली एक्सचेंज हो पाएगा, राइट। सो ऐसा है। सो इंटरमीडिएट एक्सचेंज, स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइसेस, आप उसमें बताओगे 500 रुपए 200 रुपए, तो रुपया इज मनी। मस्ट बी इजिली डिविजिबल, हाँ भाई इजिली डिविजिबल होना चाहिए, वरना कैसे आप एक्सचेंज कैसे करोगे, है ना। अगर 100 रुपए का ही सिर्फ नोट चले तो कैसे होगा काम। हैव हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेटिव यूजेस, अगर हायर वैल्यू ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गया तो लोग उसी चीज को वही बनाने लगेंगे। जैसे सिक्के का जो स्टील का सिक्का आता था, लोग उसको पिघला पिघला के उससे ब्लेड बनाते थे बांग्लादेश ले जाकर के, ठीक है। बांग्लादेशी लोग अलग ही है, सुपर पावर है बांग्लादेश, तो वो यहाँ से सिक्के ले जा करके, सारे भिखारी सिक्के लेते थे वो भेजते थे बांग्लादेश, ठीक है। भिखारियों का काम ही, भिखारी इसीलिए बिठाए गए थे ताकि वो सिक्के कलेक्ट कर सके और उसको भेजे और वहां पे ब्लेड्स बनते थे, ठीक है। सुपर पावर ऐसे ही नहीं बनता कोई। सो 4 हटा दो, 1 2 3, 1 2 3 कहाँ गया? यस 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन ऑफिस ब्रिंग आउट द होलसेल, WPI, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। WPI एक ही है,
एक ही WPI आता है। CPI अलग अलग है। CPI में क्या है कि एग्रीकल्चर लेबर है, इंडस्ट्रियल लेबर है, रूरल लेबर है और एक कंबाइंड है। तो ये जो पूरा लेबर है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर करता है, ठीक है, ये तीनों। और ये जो कंबाइंड वाला है ये करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, MOSPI, ठीक है, NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, MOSPI के अंदर आता है, वो रिलीज करता है, ठीक है। सो कंबाइंड वाला MOSPI मिनिस्ट्री से आता है, और जो अलग अलग है लाइक एग्रीकल्चर वर्क, इंडस्ट्रियल लेबर, रूरल लेबर, ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर रिलीज करता है और मंथली होता है। WPI भी मंथली होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है WPI, ठीक है। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द, अब ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया है और ये अभी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर से चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली फिर से पूछा जा सकता है। द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन दैट इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स, ऑब्वियसली क्योंकि होलसेल में कोई फूड थोड़े खरीदेगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, तो सही है। The WPI does not capture changes in prices of services which CPI does, ये भी सही है, WPI में कोई सर्विसेज नहीं होती क्योंकि सर्विसेज होलसेल पे नहीं होता, ट्रेड रिटेल लेवल पे होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड WPI, नहीं CPI, सो 1 2 WPI रिजर्व बैंक ने यूज नहीं करती इन्फ्लेशन के लिए, CPI करती है, CPI कंबाइंड, ठीक है। Which of the following goods are included in to estimate food inflation in India? फूड इन्फ्लेशन के लिए wheat, पैडी, शुगर, टोबैको का के लिए फूड का आइटम थोड़े हैं 1 to 4, क्या क्या ऑप्शन बनाते हो भैया। टोबैको डाल दिया फूड आइटम्स में, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कहाँ पे पूछा गया था ये, CAPF में, ठीक है। फूड में डाल दिया टोबैको, भाई खाना खाने के बाद खैनी खाएंगे तो बच्चे सोचे कि बच्चों ने सोचा कि भाई खाना खाने के बाद खैनी खाया जाएगा, सो इसके लिए शायद फूड में आ जाएगा। As per the use-based classification of the index of industrial production, the maximum weightage has been to primary goods, ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में मैक्सिमम जो वेटेज है वो प्राइमरी गुड्स का है, ये आप देख सकते हो। प्राइमरी गुड्स 34% है, इंटरमीडिएट गुड्स 17% है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 15 वगैरह वगैरह, कैपिटल गुड्स 8%, सो हाईएस्ट है प्राइमरी गुड्स का, ठीक है। इसका बेस ईयर भी चेंज हो गया है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स एन इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू ऑफ फॉर फैक्टर्स और प्रोडक्ट्स। इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा जा रहा है, किसी भी चीज का इंट्रिंसिक वैल्यू किससे पता चलेगा? प्राइस इन्फ्लेशन इंट्रिंसिक वैल्यू से पता नहीं चलता क्योंकि डिमांड जैसे ही कम होगी, जैसे गैस का है तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज नहीं हुई है क्योंकि वो जितने किलो का था, जितने लीटर का था उतना ही है, स्टिल उसका वैल्यू मतलब प्राइस बढ़ गया है बिकॉज सप्लाई एंड डिमांड गेम की वजह से। सो प्राइस इन्फ्लेशन डज नॉट टेल यू इंट्रिंसिक वैल्यू। पेनिट्रेशन प्राइसिंग मतलब कहां तक पहुंच पा रहा है, गांव के दूर दूर तक या नहीं, आई थिंक उसके इसमें बात हो रही है। इकोनॉमिक प्राइसिंग, शैडो प्राइसिंग, देखो इन सब में से कुछ भी नहीं होगा तो शैडो होगा। अब शैडो प्राइसिंग होती क्या चीज है? शैडो प्राइसिंग ही एक्चुअली बताता है कि क्या उसकी रियल वैल्यू है, ठीक है, उसकी रियल वैल्यू क्या है, ये शैडो प्राइसिंग ही बताता है, एंड दैट इज द रीजन ये ही इसका आंसर है। अगर आपको डायरेक्टली भी नहीं पता था तो भी आप इसको हटा सकते थे, इसको हटा सकते थे, इसको हटा सकते थे, और उस केस में डी ही आपका सही आंसर होता। थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, which one of the following indices is now used by the Reserve Bank of India to measure the rate of inflation in India? Consumer Price Index, ये तो काफी सिंपल है, CDS 2017 में पूछा गया है। सर्ज प्राइसिंग टेक्स प्लेस व्हेन अ सर्विस प्रोवाइडर, सर्ज प्राइसिंग जैसे कि ओला उबर में सर्ज प्राइसिंग होती है, ठीक है, raises the price of its product or services as demand outstrips supply, sounds good, follows preset prices, नहीं preset price क्यों करेगा जब सर्ज प्राइसिंग हो रही है, तो fixes a minimum price, fixes a average price, ये एनडीए पूछा गया, आई थिंक क्वेश्चन ऑप्शंस थोड़े अच्छे बनाने चाहिए थे। raises the price of its product or services as demand outstrips सप्लाई, थोड़ा सा लैंग्वेज का ही मुझे गेम लग रहा है, अदरवाइज सीम्स क्वाइट गुड, ठीक है। सो जैसे ही डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो सडनली प्राइस बढ़ जाता है, और वो तो इतना स्मार्टली उसको उसका एल्गोरिदम काम करता है कि लोकली भी अगर सेम लोकेशन पे अगर एक ही कार के लिए 4-5 लोगों ने लॉग इन करना स्टार्टेड लुकिंग फॉर द सेम कार, वो तब प्राइस बढ़ा देते हैं इमीडिएटली। Which of the following statements is true with respect to Phillips curve? Phillips curve, ये बड़ा सुंदर सवाल है। It shows the trade-off between unemployment and inflation.
तो सबसे पहले वो देखते हैं, फिलिप्स कर्व देखते हैं। ये है हमारा फिलिप्स कर्व, ठीक है। और ये कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन रेट के बीच में एक रिलेशन देता है, सो दैट इज ट्रू, ठीक है, दैट इज ट्रू। द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व ऑफ फिलिप्स कर्व इज जनरली हेल्ड टू बी वैलिड ओनली इन शॉर्ट रन, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये जो लाइन है ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, कि यहाँ पे एक लाइन है, तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी होती है, यहाँ पे भी स्टेबिलिटी होती है, पर दिस स्टेबिलिटी इज फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है, एंड दिस स्टेबिलिटी इज फॉर लॉन्गर पीरियड। ये फिलिप्स ने ही बताया भैया, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व फॉर फिलिप्स इज जनरली हेल्ड टू बी वैलिड इन अ शॉर्ट रन, ये सही है। इन द लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व इज यूजुअली थॉट टू बी हॉरिजॉन्टल। अब जो लॉन्ग रन की बात हो रही है, ये लॉन्गर पीरियड के लिए है, और वो जो फिलिप्स कर्व है ये हमें वर्टिकल लाइन देता है, एंड इन दैट केस दिस इज रॉन्ग, ठीक है। सो 1 एंड 2 सही हो जाएंगे, सो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। दिस वाज अच्छा क्वेश्चन था ये। Which of the following will be the outcome if an economy under the inflationary pressure? Inflationary pressure के में हो तो क्या outcome होगा? Which of the following will be the outcome of an economy is under inflationary pressure? Domestic currency heads for depreciation. अच्छा, मतलब inflation बढ़ गया है, तो अभी inflation अगर हो गया है, inflation का मतलब ही होता है कि आपकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू कम हो रही है, ठीक है। सो डोमेस्टिक करेंसी ही हेड्स फॉर डेप्रिसिएशन, ट्रू, ठीक है, क्योंकि परचेजिंग पावर वगैरह सब कुछ काउंट होता है एक्सचेंज रेट में, सो ऑब्वियसली उसका कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट्स बिकम लेस कॉम्पिटिटिव एंड विथ इंपोर्ट्स गेटिंग कॉस्टलियर। अब आपकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होगी, डेप्रिसिएशन हो रहा है आपकी करेंसी का, सो दैट मीन्स कि आपका एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव होगा एंड इंपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा। दैट इज वाई जब 1991 में हमने करेंसी को डेप्रिशिएट किया था, ठीक है, सो एक्सपोर्ट बिकम्स लेस कॉम्पिटिटिव, नहीं, ये गलत हो गया, सो सेकंड गलत हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज क्यों? क्योंकि मार्केट में तो बहुत पैसा है, ठीक है, रुपया कम हो, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा है, मतलब मार्केट में रुपया काफी है, उसका वैल्यू कम हो गया है, तो आपको इजी रेट पे मिल जाएगा, इंटरेस्ट रेट पे मिल जाएगा, क्योंकि तो चीप मनी हो गया ना, मनी तो अब है ही नहीं, डर्टी मनी, सो डर्टी मनी के लिए कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो जाएगा, बोरोइंग डिक्रीजेस, सही है। बॉन्ड होल्डर्स गेट बेनिफिटेड, बॉन्ड होल्डर्स गेट बेनिफिटेड, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि बॉन्ड होल्डर्स की बात हो रही, बॉन्ड होल्डर्स का क्या होता है कि ये जो बॉन्ड होल्डर्स है एक्चुअली लेंडर्स होते हैं, लेंडर्स, कि इसका मतलब क्या है कि आपने हमें कागज का एक चिट्ठा दिया और इसके बदले मैंने आपको 5,000 रुपए दिए, दिस इज बॉन्ड होल्डर, ये बॉन्ड है आपके पास, ये कागज के पट्टा, उसके बदले आपने किसी को दिया है, उसने बोला है कि भैया 5 साल में 5% लगा के आपको लौटा देंगे, ठीक है, ये है आपका बॉन्ड। तो जिसने भी बॉन्ड ले रखा है, अगर इन्फ्लेशन हो जाएगा तो कल को जो उसका रुपया मिलेगा 5,000 विथ इंटरेस्ट, उसकी तो वैल्यू कम हो जाएगी ना, क्योंकि परचेसिंग पावर ही इसकी कम हो चुकी है, तो बेनिफिट नहीं होगा उसको, तो उसका तो लॉस होगा, सो ये नुकसान, ये गलत हो जाएगा। सो इन केस 1 एंड 3, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, सॉरी, हाँ थर्ड सही है, फर्स्ट एंड थर्ड सही है, एंड 2 एंड 4 गलत है, सो सी इज द राइट आंसर, राइट। आई होप कि क्लियर है, सब कुछ समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, with reference to inflation in India, which of the following statements is correct? Controlling the inflation in India is the responsibility of the government of India only. नहीं, RBI का भी रोल है इसमें, सो ये गलत हो गया। The reserve, क्या पूछा, सही पूछा है ना, ठीक है। The Reserve Bank of India has no role, ये भी गलत हो गया क्योंकि रिजर्व बैंक का तो रोल है ही। Decreased money circulation helps in controlling the inflation. Decreased money circulation, क्योंकि मनी मार्केट में ज्यादा है तो इन्फ्लेशन है, मनी कम कर दोगे सर्कुलेशन तो फायदा होगा, तो ये सही लगता है, अगला पढ़ लेते हैं। इंक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन सी, ठीक है, अब इन दोनों में तो कोई एक ही होना था। सो मनी सर्कुलेशन अगर कम होगा तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, मनी सर्कुलेशन और बढ़ा दोगे, मान लो मनी प्रिंट करके और उड़ा दिया गया, तो क्या होगा, हर किसी के पास पैसा बहुत हो जाएगा और सब कोई जाएंगे खरीदने, कुछ ना कुछ खरीदने जाएंगे, तो इन दैट केस इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, आई एम फीलिंग थर्स्टी। Which of the following brings out the consumer price number and for industrial workers? अभी मैंने बताया था लेबर ब्यूरो, ठीक है, लेबर ब्यूरो,
In India, contribution of food inflation to overall inflation is around 1/3 to 2/5. Which within food inflation, contribution of food articles is higher because price rise in food articles is. अच्छा मतलब food articles में inflation इतना ज़्यादा है. Why? Because higher and their because the food articles is higher and their weight is also higher compared to food products. Food articles, food products क्या है ये? In India, contribution to food inflation to overall inflation is around 1/3 to 2/5. Within food inflation, contribution of food articles is अच्छा मतलब कि जो खाने की चीजें हैं because food rise in higher and where weightage the higher but their weightage is lower. भैया वो हायर है उसका वेटेज भी ज्यादा है तभी तो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है. सिंपल सा आंसर है. लोअर बट देयर लोअर क्यों होगा? लोअर होगा तो क्यों ज्यादा वेट वो कंट्रीब्यूट करेगा. Supply of money remaining the same when there is an increase in demand for money there will be. काफी पुराना सवाल है 2013 का बट स्टिल 13 इयर्स हो चुके हैं 13 से एंड सवाल सुंदर है. सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मनी सप्लाई सेम है. when there is an increase in demand for money there will be demand for money increase हो जाता है. the fall in the level of prices. नहीं, मनी की डिमांड बढ़ती है तो मनी टाइट मनी हो जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी. इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मनी सप्लाई सेम है, मनी का डिमांड बढ़ जाए तो ऑब्वियसली रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए क्योंकि बैंक्स बोलेंगे भैया हमारे पास पैसा कम है, चाहिए तो 8% पे ले हो, नहीं तो हम 12% कर देंगे कल को. A rise in general level of prices is caused by inflation. Oh, a rise in general level of prices may be caused by increase in the money supply, that is true, and decrease in the aggregate level of output. ये भी सही है, अगर डिमांड ही सप्लाई ही कम हो जाए तो भी प्राइस लेवल बढ़ जाएगा. एंड इंक्रीज इन द इफेक्टिव डिमांड, इफेक्टिव डिमांड भी बढ़ जाए तो भी, यानी कि 1 2 3 डी इज द राइट आंसर. ये सब आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है. नेक्स्ट है सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट. ये भी अगेन 2013 का है. कौन सा इसमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है? ओ ये तो हमने पहले ही कर लिया था पर ऑप्शन चेंज कर दिया इन्होंने. रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट ये ऑप्शन में था तो ये तो नहीं है. बोरिंग फ्रॉम द पब्लिक ये भी है. बोरिंग फ्रॉम द बैंक ये भी था, ये सब नहीं था. क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट, और ये सेम ही है. क्वेश्चन रिपीट किया गया 2013 से, एग्जैक्टली क्वेश्चन रिपीट किया गया है. ठीक है, सो डी इज द राइट आंसर. दैट्स व्हाई आई टेल यू कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स. डेटर्स का मतलब होता है जिसने कर्जा लिया है. ठीक है, टेकर, लोन टेकर. क्रेडिटर जिसने गिवर है, जिसने दिया है, ऐसे याद रखो. ठीक है, तो इन्फ्लेशन से क्या है कि आपने कर्जा लिया है तो आपको लौटाना है. तो अगर इन्फ्लेशन हो गया तो जो पैसा आपको लौटाना है कल को जो आपने लिया था उसकी वैल्यू ज्यादा थी, आज इन्फ्लेशन की वजह से उसकी वैल्यू कम हो गई है तो इसको तो फायदा है. इज इन बेनिफिट. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, दैट्स ट्रू. इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड. अब दोनों ही एक साथ कैसे हो सकता है कि इन्फ्लेशन डेटर्स को भी बेनिफिट करे और बॉन्ड होल्डर, ये बॉन्ड होल्डर है ना, बॉन्ड होल्डर वो होता है जो पैसा देता है. ठीक है, तो दोनों को एक साथ कैसे फायदा हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता. सो वन ओनली. ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया आई थिंक. A rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. बेस इफेक्ट के ऊपर पूछा गया है 2011 में, और बेस इफेक्ट तो बहुत बार चर्चा में रहता है कि बेस इफेक्ट क्या है, बेस इफेक्ट क्या है. अब जैसे कोई चीज है कि 2 रुपए की मिल रही है, उस पे 1 रुपया उसका रेट बढ़ जाए. ठीक है, और कोई चीज 100 रुपए की मिल रही थी, उस पे के ऊपर 1 रुपया रेट बढ़ जाए. ठीक है, दोनों पे 1 रुपया का रेट बढ़ गया. तो अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 का 1 रुपया बढ़ गया यानी कि 50% इंक्रीज है, और यहाँ पे 100 पे 1 रुपया बढ़ा यानी कि 1% इंक्रीज है. यहाँ पे 1% इन्फ्लेशन हुआ, यहाँ पे 50% इन्फ्लेशन हो गया. वाई? बिकॉज जहां से हम बढ़ के जा रहे हैं, 2 से बढ़े हैं और यहाँ पे 100 से बढ़े हैं, दैट इज कॉल्ड बेस इफेक्ट. कहां से हम बढ़ रहे हैं, दैट इज बेस इफेक्ट. देखिए, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज इन डिमांड, इट इज द इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर. यस, पहले क्या प्राइस था, दैट इज बेस इफेक्ट. ठीक है. इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ इन्फ्लेशन. इकोनॉमी, यही फिलिप्स कर्व, ग्रोथ करोगे तो इन्फ्लेशन होगा. Which one of the following statements is an appropriate description of deflation? Deflation का मतलब इन्फ्लेशन कम होना. तो it is a sudden fall in the value of currency against, that is devaluation और depreciation. Devaluation या फिर depreciation. ठीक है, this is not deflation.
It is persistent recession in both the financial and real sector of economy. So ये तो recession हो गया, so deflation कैसे होगा? नहीं, ठीक है. Then it is persistent fall in the general price. Yes, deflation. ये है disinflation. जो इन्फ्लेशन का रेट कम होते जाए, पहले इन्फ्लेशन 5% था, 4, 3, 2, ऐसे इन्फ्लेशन कम होता जाए, दैट इज डिसइन्फ्लेशन. ये इसमें इसीलिए आई थिंक ये पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए. दिस इज डिसइन्फ्लेशन. जो इन्फ्लेशन का रेट कम होते जाए, पहले 5% था, मान लीजिए कि 2021 में 5% था, 22 में ये 3% हो गया, 23 में ये 2.5 हो गया, 24 में ये 2% हो गया, ऐसे घटते जा रहा है अगर इन्फ्लेशन. सो दैट इज डिफ्लेशन, सॉरी डिसइन्फ्लेशन. जनरल प्राइस अगर किसी चीज का कम होता है दैट इज डिफ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन का उल्टा डिफ्लेशन होता है. डिफ्लेशन कम, सॉरी इन्फ्लेशन कम होने को डिसइन्फ्लेशन कहते हैं. ठीक है, सो आई गेस कि सही है, क्लियर है. लास्ट, with reference to India, consider the following statement. The wholesale price index in India is available on a monthly basis only. अब ये 2010 को हटा देते हैं क्योंकि ये तो काफी पुराना हो चुका है क्वेश्चन, सो उसके हिसाब से करने का कोई मतलब नहीं है. अभी हम नए सवाल के हिसाब से करेंगे. ठीक है, क्या कह रहा है? द होलसेल प्राइस, ओ सॉरी, the wholesale price index in WPI India is available on a monthly basis only. तब ये वीकली भी अवेलेबल होता था, अभी मंथली ही होता है, सो इसलिए दैट्स ट्रू. The compared, as compared to consumer price index for industrial workers, the WPI gives less weightage to food articles. That is true. So both correct. ठीक है, CPI में फूड आर्टिकल्स को ज्यादा वेटेज है क्योंकि उसी से पता चलता है जनरल प्राइस राइज. सो दिस इज इट. यहाँ पे हमने देखा कि कुछ बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे ज्यादा थे, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस काफी कम थे, एंड वो भी यूपीपीसीएस वाले क्वेश्चंस थे. सीडीएस वाले क्वेश्चन फिर भी ठीक ठाक थे, एनडीए के भी क्वेश्चंस अच्छे थे. सो ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए. आई लव इट. और नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं. हो सकता है तो चैप्टर चेंज करेंगे क्योंकि काफी सारे 8 वीडियोस हो चुके हैं इकोनॉमी पे, तो मे बी हम दूसरा सब्जेक्ट पिक करें. पर यहाँ तक के लिए यही. जो भी आपके डाउट्स अगर होते हैं, अगर आपने यहाँ तक देखा है, सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अप टू टेक दिस मच दिस टाइम. एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर लेके आते हैं. तब तक के लिए सी यू, बाय बाय.